नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी 12 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी और ईसी के चुनाव होने हैं। आज हमारे साथ तरुण माझी जी हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। एसी के लिए उन्होंने जो है अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है और आज हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ सोच करके वो चुनावी मैदान में गए हैं, क्या रणनीतियां हैं उनके पास शिक्षक समुदाय के समाधान के लिए, और क्या जो अब तक उनकी भूमिका रही है शिक्षक संघर्षों में, इन सब पर बात करेंगे तरुण माझी जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। यहाँ बहुत कम होता है कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो है इतने सक्रिय तरीके से चुनावी मैदान में जाता है और बहुत क्षीण संभावनाओं के साथ जाता है। तो आप जब स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर रहे थे तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें चल रही थी कि किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, या क्या अब तक शिक्षक आंदोलन में आपकी भूमिका रही है, आपको लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, ये सब बातें सोचते हुए भी आपने जो है ये कदम उठाया है? सबसे पहले तो धन्यवाद। ये जो सवाल है कि शिक्षक आंदोलन में मेरा क्या भूमिका रहा है, क्या योगदान रहा है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं 2007 से यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और शुरुआत के दिनों में मैं जितनी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार आते थे और अपनी अपनी जो एजेंडा लेके आते थे उस पर वोटिंग होती थी। कभी कोई पार्टी जीती, कभी कोई पार्टी जीती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम निराशा ही हाथ लगी। जितने प्रॉमिस होते थे वो फुलफिल नहीं होते थे। खास करके जो प्रॉमिस रोस्टर को इश्यूज को लेके है, सोशल जस्टिस वाले जितने मुद्दे हैं, एड हॉक टीचर्स के जितने मुद्दे हैं जिनके सर्विस कंडीशन समय के साथ बहुत ही खराब होते गए, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए टॉप लीडरशिप में या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं ना कहीं मुझे उसमें कमी दिखती है। और उस कमी को पूरा करवाने के लिए यदि मैं एकेडमिक काउंसिल में चुना जाता हूं तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये जो मुद्दे हैं, जो खास करके जो रोस्टर से रिलेटेड है, एड हॉक टीचर्स का जो एक सर्विस कंडीशन है, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात होती है, या मैटरनिटी लीव की बात है, या उनके वार्ड कोटा के एडमिशन से रिलेटेड इश्यूज है, जो भी इश्यूज है उनको जितना तवज्जो देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या जो पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उदासीन है इन सब चीज़ों को लेके। इसलिए मैंने इस चुनाव में अपना ताल ठोका है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने शिक्षक आंदोलन में कुछ नहीं किया है, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं 2018 और 19 दो टर्म के लिए अपने कॉलेज का स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूं। और ये जो ऐतिहासिक शिक्षक आंदोलन हुआ जी 4 दिसंबर को, उसकी शुरुआत हमारे लीडरशिप में हुई। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टाफ एसोसिएशन ने लीड लेते हुए मेरे लीडरशिप में यहाँ से मार्च निकाला था कॉलेज से वीसी ऑफिस तक। उसके बाद ही सारे जो टीचर्स एक्टिविज्म है शुरू हुआ और उसकी जो परिणति हुई है उसके फलस्वरूप जितने एड हॉक टीचर्स हैं, कुछ उनके सर्विस कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक, क्या इम्प्रूवमेंट, किस तरह के इम्प्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं? मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि जितने एड हॉक टीचर्स लगे हुए हैं उनको या तो किसी जो भी एक लीगली टेनेबल एक फ्रेमवर्क है उसको उन लोग को एब्जॉर्ब किया जाए, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिनमें इंटरव्यू के साथ समय उनको वेटेज मिले, सबको इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिले। मैटरनिटी लीव का इशू बहुत सेंसिटिव और एक ऐसा इशू है जहाँ पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है।
हर एक साल बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, जो खास करके जो महिला शिक्षक साथी हैं, उनके सामने एक बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है जब भी इस तरह के इशूज आते हैं, मैटरनिटी रिलेटेड इशूज। तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप मेरा क्लास एडजस्ट कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो मेरा जब ये मानना है कि हमारे जो स्थायी साथी हैं उनकी जो एक कुछ सुविधाएं हैं, उसके अनुरूप उन साथियों को भी सुविधाएं मिले, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, मैं इस संस्था के लिए काम कर रही हूँ, तो वो संस्था मेरे बारे में सोचता है, मेरे सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, मेरे परिवार के बारे में सोचता है, तभी तो अच्छे तरीके से जो पठन पाठन का कार्य है वो निष्पादित कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है आप अपनी जीत की कितनी प्रबल संभावना देखते हैं, जबकि आज इतनी पार्टियां हैं और इतने एसी के उम्मीदवार मैदान में? बिल्कुल, मैं जीत के प्रति काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। काफ़ी आशा है कि मुझे लोग वोट करेंगे, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, भले मैं फर्स्ट टाइम चुनाव में आया हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो साथियों से बातचीत हो रही है, मैं अपना जो कैंपेनिंग है कर रहा हूँ और हर एक जगह से पॉजिटिव रिजल्ट है। मुझे लगता है मैं एकेडमिक काउंसिल का चुनाव जरूर जीतूंगा। तो एकेडमिक काउंसिल के जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो किन मुद्दों को प्रायोरिटी पे रखेंगे? हालांकि आपने मुद्दों की चर्चा कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा मुद्दा होगा? टीचर्स के रेगुलराइजेशन का मुद्दा, या जो दूसरे मुद्दे जिनकी बात आप पीछे कर रहे थे उनकी बात होगी? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे जैसे मुद्दे आते जाएंगे, ये लगभग सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे मुद्दे सामने आएंगे उसके लिए हम लड़ेंगे। टीचर्स की जो एक जो उनकी जो इंटाइटलमेंट है वो इंश्योर हो सके, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल सके, उनको ये फीलिंग हो कि भाई हम इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमारे साथी सारे लोग। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। रोस्टर का इशू भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कॉलेज में जो लड़ाई आपने लड़ी है अपने साथियों के लिए, ये जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को आपके नेतृत्व में जो है आंदोलन के लिए लोग आगे बढ़े और उसके बाद ही दूसरे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। जी जी। तो कितनी आस्था आप में जो लोग हैं वो रखते हैं आपके कॉलेज के? कितनी सारी चीजों को समझते हैं कि आप जो है उनको सुलझाने में कामयाब होंगे? जब मैं प्रेसिडेंट था अपने स्टाफ एसोसिएशन का, तो लगभग जितने मुद्दे आए जो लोकल कॉलेज लेवल के थे, सारे जो मुद्दे हैं सुलझाए गए और एक फ्रेंडली वे में सुलझाए गए, तो कंस्ट्रक्टिव रूप से सुलझाए गए। तो लोगों की आस्था है मुझ में। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, और मेरा जो नेतृत्व है उसमें उनकी आशा है और मुझे उनका उत्साहवर्धन मिल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो मुझ में अपना विश्वास जता रहे हैं। तो वर्तमान में आप क्या स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं? नहीं, मैं वर्तमान में अपना टर्म पूरा कर चुका हूँ। वर्तमान में मैं अपने स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। वो क्या शिक्षकों से आप अपील करना चाहते हैं? मैं अपने शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि 12 फरवरी को अपना वोट जरूर दें। वोट कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए दें, वोट सोशल जस्टिस के लिए दें, वोट उस कैंडिडेट को दें जो आपकी आवाज सही समय पे सही जगह पे उठा सके और आपकी समस्याओं को सोल्व करने में सहयोग कर सके। एनईपी को लेकर आपसे छोटे शब्दों में पूछा जाए जो मेरी समझ है नई शिक्षा नीति की, मेरी समझ के हिसाब से टीचर को खामियाजा होगा या नहीं होगा? मुझे लगता है कि जरूर खामियाजा होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल वर्कलोड की बात हो रही है, जिसमें 40% वेरिएबल वर्कलोड होगा। उसका सीधा मतलब है कि कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन या एक जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट हो गेस्ट टीचर वाली, उस तरह की बातें हैं। तो जॉब सिक्योरिटी या एक परमानेंट अपॉइंटमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो मुश्किल हो जाएगा।
ये सिर्फ आप शिक्षकों इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम में किस तरीके का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं? अगर लागू होता है तो 4 ईयर अगर लागू होता है बिल्कुल, इसमें जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, बच्चे उस पेपर को चूज करेंगे तो वर्कलोड बनेगा, नहीं चूज करेंगे नहीं बनेगा, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। शायद इसलिए कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का जो प्रोविजन है उसको किया गया है। मल्टीपल एग्जिट को लेकर क्या? मैं तो मुझे जो समझ में आता है ना, ऑनर्स कोर्स एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कोर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको डाइल्यूट करके ये मल्टीपल एग्जिट और प्रोग्राम वाली जो आइडियाज प्रमोट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को डाइल्यूट करेंगे और इसका जॉब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। आखिर आप बाहर बच्चा जाएगा और क्या बोलेगा कि मैंने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, उसकी क्या यूटिलिटी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कहा जा रहा है कि विदेशों में जो है 4 ईयर प्रोग्राम चलता है और वहाँ की शिक्षा पद्धति में हमारे ग्रेजुएशन के बच्चों की वैल्यू नहीं, तो हम एक पैरेलल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉरेन में करेंगे अगर FYP को लागू करते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है ना कि विदेशों में अलग अलग माहौल है, हमारा माहौल अलग है, सिस्टम अलग है। हम आंख मूंद के विदेशी पॉलिसी, खास करके जो यूएस की पॉलिसी कॉपी करते हैं और हमेशा फेल हो जाते हैं। हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात करते हैं और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सारी चीज़ें डिटरमिन होती है। यूएस या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को सूट करता है, सूट इसलिए करता है क्योंकि उनका सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं सोचना है, हेल्थ के लिए नहीं सोचना है, बेसिक जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें या जो मिनिमम इनकम है, सब कुछ गारंटीड है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम वैसी पॉलिसी कॉपी क्यों करते हैं? ये तो सेंसलेस पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग क्या हम कॉपी कर रहे हैं, चुरा रहे हैं दूसरे की पॉलिसी? तो मेरा ये मानना है कि दूसरे को पॉलिसी कॉपी करने से अच्छा है कि पहले हम हमारे अंदर जो स्थितियां हैं उसको समझें, उसका अध्ययन करें, क्या क्या खामियां हैं, समस्याएं हैं, उसको समझें। और आपके माध्यम से मैं बाकी साथियों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप 12 तारीख को वोट देने जरूर जाएं और मेरी उम्मीदवारी अच्छी लगती है। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो भी है, भले मैं पॉलिटिक्स में नया हूँ, लेकिन शिक्षक जो संघर्ष है इसमें पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसको देखते हुए और जो मेरा एजेंडा है, सोशल जस्टिस का एजेंडा है, बाकी जो एडॉक साथियों के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए आप मुझे वोट दें, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें और मुझे जिताएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा और जितना भी मुझे मौका मिलेगा और जितनी भी समस्याएं सामने आएगी, मैं सबको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये हमारे साथ बात कर रहे थे तरुण माझी जी, जो कि SRCC कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और आगामी 12 फरवरी को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में EC और SC के चुनाव हैं, उसमें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आज हमने उनसे बातचीत की और सारे जो मुद्दे हैं शिक्षक से जुड़े हुए उनको जाना, उनके माध्यम से किस तरीके से वो जीतने के बाद उनको रिजॉल्व कराएंगे या क्या कुछ उनकी भूमिका रही है। हम फिर अगली बातचीत में जो है अगले उम्मीदवार से बात करते हुए आपको बताएंगे कि शिक्षक के कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और क्या मुद्दे जो हैं उनकी प्रायोरिटी पर हैं।